हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदेश गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने ग्राफिक कला के ऊपर आपको 4 वीडियो दी हुई हैं। तो पिछली वीडियो में क्योंकि कम समय होने के कारण वहाँ पे रेखा उत्कीर्णन यानी कि इंटेग्रो प्रोसेस का रेखा उत्कीर्णन जो था उसका एक प्रोसेस जो था मेजोटिंट वो नहीं हो पाया था। तो आज मैं इस वीडियो में मेजोटिंट को माध्यम को जो भी उसका प्रोसेस रहा है या जो चीज़ें रही हैं उसको करवाऊंगा। उसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में आपको अम्लांकन से संबंधित मतलब रेखा अम्लांकन जो रहा है उससे संबंधित आपको वीडियोस दी जाएगी। तो आज के वीडियो में और देखते हैं कि मेजोटिंट को कैसे किया जाता है, मेजोटिंट की खोज कब हुई थी, प्रारंभ कब हुआ था और किस व्यक्ति ने उसको किया था प्रारंभ। ठीक है, तो आइए चलते हैं मेजोटिंट के ऊपर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि आप रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत पढ़ रहे थे। रेखा उत्कीर्ण, ठीक है, तो रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत अब आप पढ़ रहे थे उसको, तो रेखा उत्कीर्णन के अंतर्गत ही आपको प्रोसेस बताए गए थे। कौन कौन बताए गए थे? जैसे सबसे पहले आपको प्लेट इंग्रेविंग बताया गया था, नेक्स्ट आपको ड्राई पॉइंट बताया गया था, और ड्राई पॉइंट के बाद में आपको अगला प्रोसेस जो बताया गया था मेजोटिंट बताया गया था। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत बताए गए थे। मतलब कोई धातु प्लेट हो और धातु प्लेट पर आप किसी नुकीले औजार से उसकी डायरेक्ट खुदाई कर दें। मतलब कोई जैसे धातु प्लेट है और उस पर आपने कोई भी चित्र बनाया, उस पर आपने डायरेक्ट नुकीले औजार से खोदना स्टार्ट कर दिया, तो क्या है, ये अधिक श्रम वाली प्रक्रिया है और आप डायरेक्ट उसको खोद रहे हैं, इसीलिए हम इंग्रेविंग कहेंगे। अगर इसी पे हम कोई अम्ल डाल करके इसके प्रोसेस में अम्ल का प्रयोग कर लेते तो वो अम्लांकन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट उसकी खुदाई कर रहे हैं, इसलिए धातु प्लेट पे जब हम डायरेक्ट खुदाई करते हैं तो उसको उत्कीर्णन बोला जाता है और ये अधिक श्रम वाली प्रक्रिया रहेगी। तो इसके पहले के प्रोसेस तो आपको उनकी डिटेल दी जा चुकी है, तो उनको इससे अगर नहीं देखा है आपने इससे पहले वाला वीडियो तो उसको जरूर देखें। तो आपकी और कोशिश करें कि वीडियो जो है क्रम से देखें। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा ग्राफिक कला 5 नवंबर तक आपको करवा दिया जाए, ताकि नेट के पेपर में आपको बहुत आसानी रहे और पूरा क्रम से आपको मिल भी रहा है। क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको ग्राफिक कला का इतिहास, फिर वर्गीकरण ग्राफिक कला के कितने प्रकार हैं या क्या क्या प्रोसेस आते हैं, फिर उसमें रिलीफ, इंटेग्रियो, प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल हमने कराया। रिलीफ आपका कंप्लीट हो चुका था, स्टेंसिल के अंतर्गत या प्लेनोग्राफी के अंतर्गत इसके बाद पार्ट आएगा, और इंटेग्रियो के अंतर्गत हम चल रहे हैं। तो इंटेग्रियो के अंतर्गत हमने आपको 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, एक रेखा उत्कीर्ण, एक रेखा अम्लांकन। तो रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत अंतिम प्रोसेस जो आपका मेजोटिंट बचा हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको रेखा अम्लांकन के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए मेजोटिंट को देखते हैं कि मेजोटिंट के अंतर्गत क्या कार्य होते हैं या मेजोटिंट को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल लीजिएगा सबसे पहले मेजोटिंट। ठीक है, और समय काल जरूर याद रखिएगा। जैसे हम मेजोटिंट की बात करते हैं तो मेजोटिंट में जो प्रारंभ हुआ है 1624 में एक व्यक्ति रहे हैं, लुडविग वॉन सीजन। लुडविग वॉन सीजन, ठीक है, इसके प्रारंभ करता रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा मेजोटिंट। और इसको मेजोटिंट की एक अलग विशेषता है। जैसे मेजोटिंट का भी आप प्रोसेस देखेंगे तो इसके लिए एक शब्द आता है हाफ टोन, वो इटालियन हाफ टोन शब्द आता है। तो सबसे पहले इस शब्द की, क्योंकि ये मेजोटिंट शब्द कहां से आया या कैसे आया, तो लिख लीजिएगा कि इस शब्द की उत्पत्ति, इटालियन शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द, इटालियन यानी कि इटली का, इटालियन शब्द हाफ टोन से हुई, जिसका अर्थ है अर्धतान, जिसका अर्थ है अर्धतान। ठीक है, तो अर्धतान को ही अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हाफ टोन। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया हाफ टोन प्रक्रिया मानी जाती है, तो वहां पे हमेशा मेजोटिंट ही आएगा। प्रारंभ आपका लिख गया कि 1624 में, कभी क्रम हिसाब से अगर समय के हिसाब से क्रम आता है तो वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए जैसे अब प्रोसेस कैसे किया जाएगा या क्या चीजें उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो जैसे सबसे पहले आपको बताया जा चुका कि ग्राफिक कला आप पढ़ रहे हैं तो अलग अलग माध्यमों में या अलग अलग आपको प्रोसेस में अलग अलग टूल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके टूल्स देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। अगर आप इंटेग्रियो में कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपकी धातु की प्लेट होनी चाहिए, और धातु में कोई भी प्लेट हो सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो मानी जाती है वो कॉपर या तांबे की प्लेट मानी जाती है। तो हमारी एक कॉपर की प्लेट हो गई, और कितनी मोटी होनी चाहिए प्लेट, तो आपको बताया गया 16 या 18 गेज मोटी प्लेट।
ये मोटी प्लेट होनी चाहिए और कॉपर की प्लेट सबसे उपयुक्त रहती है। अब इसके अलावा प्लेट तो आपने सब में पढ़ी है, प्लेट के अलावा क्या चीजें आएंगी, तो प्लेट के अलावा नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे दो प्रकार के टूल्स होते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। एक होता है अर्धचंद्राकार दांतेदार एक चक्र होता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें दांते बने होते हैं, इस प्रकार से इसमें जो होता है दांते बने होते हैं, तो इसको बोला जाता है रॉकर, ठीक है, रॉकर। और एक और टूल्स आता है, ये पूरा चक्राकार होता है आपका, ठीक है, ये इसका जो नाम आता है वो आता है रॉलेट, ये पूर्णतः गोलाकार चक्र होता है, इसको बोलते हैं रॉलेट, ठीक है। नाम जो याद रखिएगा कि रॉलेट क्या होता है, रॉकर क्या होता है, क्योंकि ये इनका कार्य जो मुख्य होता है, जो टेक्सचर इसके ऊपर पड़ता है, वो इन्हीं टूल्स की सहायता से पड़ता है। तो ये आपका रॉकर हो गया, ये आपका रॉलेट हो गया, ठीक। अब इन टूल्स का प्रारंभ कब से हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कि टूल्स का खोजकर्ता कौन रहा है, या टूल्स का प्रारंभ किसने किया था। तो जो रॉकर की खोज हुई है, एक जर्मन कलाकार रहा है इब्राहिम ब्लूटलिंग, तो लिख लीजिएगा जर्मन कलाकार इब्राहिम ब्लूटलिंग, इब्राहिम ब्लूटलिंग, इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। और कब प्रारंभ किया था, तो समय भी दिया जा सकता है, तो 17वीं सदी, क्योंकि 17वीं सदी इसलिए है क्योंकि 1601 से लेकर के 1700 का जो समय आएगा वो 17वीं सदी में आएगा, और 1624 भी 17वीं सदी ही है। इसलिए पूछा जाता है कि रॉकर की खोज किसने की थी, तो जर्मनी में इब्राहिम ब्लूटलिंग नामक एक व्यक्ति कलाकार था, उसी ने इसकी खोज की थी। फिर उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका रॉलेट रहा है, यानी कि पूर्ण दांतेदार जो गोलाकार चक्कर रहा है, उसकी खोज किसने की है। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है, बस इतना आता है कि हॉलैंड के कलाकार ने की थी, हॉलैंड के कलाकार ने की थी खोज। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक तो रॉलेट आता है, एक रॉकर आता है, उसके साथ ही साथ एक स्क्रैपर भी टूल्स आता है, जिसको खुरचनी बोला जाता है। तो तीसरे टूल्स का नाम लिख लीजिएगा क्या है, तो स्क्रैपर, या ब्रैकेट में उसी को खुरचनी कहते हैं। स्क्रैपर तो सबको पता होगा कि क्या होता है, क्योंकि सबने यूज किया होगा, काटने के लिए, छीलने के लिए काफी चीजें रहती हैं। तो अब इसको करेंगे कैसे, अब प्रोसेस में आपके टूल्स तो लिख गए, लेकिन प्रोसेस को किया कैसे जाएगा, तो वो चीज एक एक चीज को पहले देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कैसे किया जाएगा। तो जैसे ये आपका रॉकर है, ये रॉलेट है, अब इसकी सहायता से आपकी जो धातु की प्लेट है आपकी, इसको पूरी तरीके से इस पे टेक्सचर डालना है, यानी कि इसके ऊपर चलाना है ताकत से, जो मतलब आपकी पूरी ताकत से इसके ऊपर चलाना है। जैसे इसके आप ऊपर चला रहे हैं, इस पे जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हम इसको चला रहे हैं, या इस पे हम इसको चला रहे हैं, इस तरीके से चला रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, ये धातु की प्लेट है, ये इसमें दांते बने हुए हैं, ये दांते बने हुए हैं, तो इस पे क्या होगा, इस पे कुछ इस प्रकार से निशान पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है जो आपको ब्लैक वाला ये पार्ट बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका धातु था ये थोड़ा सा धस गया है, क्योंकि जो उसके दांते हैं उसे धस जाएगा। और ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर धातु नीचे की तरफ धसती है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऊपर की तरफ जरूर निकलेगा। तो जैसे ये पार्ट धसा, तो उसके ऊपर जैसे ये प्लेट रही है, ये कांटे निकल आएंगे, तो ये कांटा या बर कहलाएगा। तो जितनी भी धातु प्लेट पे उत्कीर्णन प्रक्रियाएं हैं, सब में बर निकलेगा, कांटा निकलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कांटा या बर अपना प्रभाव किस पर दिखाता है, तो धातु पर दिखाता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे आपने पूरी सहायता से इस तरीके से, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से आपने पूरी प्लेट पर इसको चलाया, मतलब चारों तरफ से इसको गोद दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ निशान यहाँ पे पड़ जाएंगे, ठीक है, पूरी प्लेट पर इस तरीके से यहाँ पे निशान पड़ेंगे। तो पहले देख लीजिएगा और थोड़ा सा डीपली समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा है, ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। इसलिए उसको बस ध्यान से देखिए कि जैसे हम बताते जा रहे हैं, बस वैसे ही आपको देखना है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई बदलाव वहां पे नहीं करना है। पूरी प्लेट पर हम कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसको ध्यान से बस देखते रहिए आप लोग। जैसे ये दूर दूर हम पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा जैसे ये पॉइंट आपके नीचे वाले पास पास हैं, क्योंकि पूरी प्लेट को गूंथना है। तो दांतेदार चक्र से किस तरीके से प्लेट गूंधेगी वो तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि कैसे होगी। तो मान लिया कि ये पूरा टेक्सचर हमने इस पे डाल दिया, अगर हमारा बिंदु यहाँ पे दांता कोई पड़ा है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट उभर आएगा, मतलब दांते उसके निकल आएंगे। अब हमें क्या करना है, पूरी प्लेट पे हमारे छिद्र हो चुके हैं, और इसी छिद्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आ जाता है ये। तो ये आपके प्रोसेस में पूरे छिद्र हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब इस प्लेट को आपको मोमबत्ती के धुएं में काला करना है।
बस जैसे आपकी इसके पहले एक प्रोसेस आया था उसमें भी आपने प्लेट को काला किया था। अगर काला कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप जब उस पर अपना चित्र उतारेंगे, ठीक है, तो चित्र जब कार्बन से कोयला चिपक जाएगा तो हट जाएगा तो लाइंस खुल जाएंगी, इसीलिए उसको रखते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको पूरा धुएं से काला कर लिया, छिद्र आपके पहले से हैं, आपने इसको काला कर लिया। और काला करने के बाद में आपने जो ट्रेस पेपर पर ट्रेस किया, जैसे हमारा ये ट्रेस पेपर हो गया और इस पे हमने ये आकृति ट्रेस कर ली है। अब इसको हमने उल्टा जब यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। हमने जब इसको रगड़ा तो रगड़ने पर क्या होगा, वो जो कार्बन था उससे कोयला चिपक जाएगा और वो जब उठाएंगे इसको हम तो ये लाइंस जो होंगी थोड़ा सा खुल जाएंगी इस तरीके से। इस तरीके से जब लाइंस खुल जाएंगे तब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जो बर है, इसके ऊपर बर मतलब जो कांटे, इसको हम अधिक तरीके से खोद कर निकाल देंगे। मतलब खोदेंगे इसको, मतलब इसकी इनग्रेविंग हम करेंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा गहरा कर लेंगे इस वाले अक्षर को। बाकी की अगर बर है तो बर अगर हटाना चाहें तो स्क्रेपर की सहायता से हटा सकते हैं। तो आपने जब इसको अच्छी तरीके से इसको गहरा कर लिया है तो आपका क्या होगा, आपका पूरा कोयला आप साफ कर सकते हैं वहां से जो उस पर आपने कालिख लगाई थी। तो उसको हटा करके ये लाइंस आपकी जो थी गहरी थी, ये लाइंस आपने गहरी कर ली। और इसके साथ में जैसे बर है तो इसके ऊपर जो कांटे निकले हुए हैं उसको आप छील करके हटा सकते हैं। अगर ना हटाना चाहें तब भी कोई उससे दिक्कत नहीं है खास, बस ये लाइंस जो होनी चाहिए गहरी होनी चाहिए। तो जब इस पे अब इसको आप पूरी तरीके से साफ कर लेंगे, आपकी प्लेट तैयार होगी, लाइन आपने गहरी कर ली है और किसकी सहायता से कर ली है, तो कोई भी यहाँ पे नुकीला औजार हो सकता है उसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी प्लेट क्या होगी, अब आपकी प्लेट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब आपको छापना है पेपर पे, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका अल्पनम पेपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हल्का गीला पेपर होगा, क्योंकि ये इंटेग्रियो प्रोसेस है तो इसमें इंक जो होती है ये अंदर वाली भरी हुई सतह से छपेगी। तो जब आप इसको पेपर पे छापेंगे, ठीक है, तो पेपर पे छापने के लिए क्या चाहिए, आपका अल्पनम पेपर, हल्का नम पेपर है और इस पे आपने ब्रेयर की सहायता से इंक लगाई। ब्रेयर आपका वही रहेगा जो चमड़े का रोलर कहते हैं या ब्रेयर कहते हैं या रबर रोलर कहते हैं, वही रहेगा। तो ये आपका ब्रेयर है, आपने इस पे इंक लगाई और इस पे इंक लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप इस पे इंक लगाएंगे तो इस वाले पार्ट में आपकी इंक जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगी और उसके साथ साथ में जो आपके छिद्र हुए थे, ये वाले छिद्र हुए थे, इन सब छिद्रों में भी इंक भर जाएगी, ये सब छिद्रों में इंक भर जाएगी। ठीक है, तो जब ये इंक भर जाएगी तो ऊपर से क्या करेंगे, एक मुलायम कपड़ा लेकर के ऊपर से साफ कर देंगे। तो जो अंदर की सतह में जो धसे हुए पार्ट में जो इंक थी बस वही इंक रहेगी। और फिर इसको पेपर को रख करके बर्निशर यानी कि घोटनी जो रगड़ते हैं, इसके कागज के ऊपर रगड़ते हैं तो उसको घोटनी या बर्निशर बोला जाता है। तो लिख सकते हैं कि घोटनी या बर्निशर, घोटनी ब्रैकेट में बर्निशर, उसी को बर्निशर बोला जाता है। तो आपने जब इस पे इंक लगा ली और इंक अंदर की सतह में है, ऊपर की सतह से आपने इंक साफ कर दी, फिर उसके बाद ये कागज आपने उठाया और इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो जब कागज आपने उठाकर इसके ऊपर रख दिया तो ऊपर से रगड़ने के लिए, दबाव डालने के लिए, प्रेस करने के लिए कोई चीज चाहिए, तो होती है घोटनी या बर्निशर, उससे आप रगड़ते हैं। ठीक है, जब आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, तो जो अंदर की इंक होगी वो इस पर छप जाएगी, मतलब जो अंदर की सतह में इंक बची हुई थी वो इस पे छप जाएगी। तो जब पेपर को हटाएंगे यहाँ से तो कैसा इफेक्ट आएगा, तो एक लाइन तो आपकी बिल्कुल क्लियर छपेगी, क्योंकि जो अंदर की सतह में जो इंक थी वो तो आपकी पूरी छपी हुई है। साथ में और कैसा प्रभाव आएगा, तो जो बिंदु आपके थे, मतलब बिंदु जो आपके इससे दांते से जो धसा हुआ पार्ट था उसमें भी इंक थी, तो किस तरीके से छपेगा, तो बिल्कुल इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा, इस तरीके से। मतलब चित्र तो छपा ही है, साथ ही साथ में जो बिंदु के दांते थे वो भी छपे हुए हैं। तो इसी प्रक्रिया के लिए इसको अर्धतान और अर्ध प्रकाश बोला जाता है या हाफ टोन बोला जाता है। हाफ टोन का मतलब होता है छाया प्रकाश। तो ये आपकी छाया हो गई, साइड में आपका जो प्रकाश हो गया, तो इसीलिए इसको हाफ टोन प्रक्रिया बोला जाता है। और यही इसकी प्रक्रिया जो होती है काफी महत्वपूर्ण भी रहती है। तो इसकी जो सामग्री है, इस तरीके से आपका पूरा चित्र छपेगा। बस देख लीजिएगा एक बार कि कैसा चित्र आएगा छप करके। प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, रटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी ग्राफिक रट नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम बोलते रहते हैं कि उसको बस समझ लीजिए और समझ कर ही कभी भी पेपर में आता है तो एक बार सोच जरूर लें कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या हमें आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल उसी हिसाब से आपको आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर हम कुछ और दे देते हैं वहां पे। ठीक है, तो उतना ध्यान रहे कि जो चीजें पूछी जा रही हैं। तो जो आपका ये आपकी प्लेट थी,
ये आपकी धातु प्लेट पे उत्कीर्ण हुआ, इंक लगी और ये आपका प्रिंट आया। तो प्रिंट आपका सीधा आ चुका है। अब ऐसा प्रिंट आएगा तो इसको क्या कहेंगे, तो ये हाफ टोन प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब जो होगा ये अर्धतान होगा, मतलब आपका लाइट भी है डार्क भी है और प्लेट पहले से तैयार की गई थी। किसकी सहायता से तैयार की गई थी, तो राउलेट एंड रॉकर दोनों की सहायता से तैयार की गई थी। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए कि सामग्रियां याद होनी चाहिए। तो आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आगे देखिए कि जैसे आपकी कौन कौन सी सामग्री इसमें प्रयोग हुई है। तो एक बार नेट के पेपर में सही कराया क्या गया था कि मेजोटिंट की सही सामग्रियां लगाना था। वहां पे क्वेश्चन जो आया था उसमें सही कराया गया था आला पुपे, रॉकर, रॉलेट और बर्निशर, ये चीज सही कराई गई थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बर्निशर तो आपको पता चल गया कि रगड़ने के लिए घोटने के काम आता है। राउलेट रॉकर भी आपको पता चल गया, मतलब अर्ध चक्राकार या पूर्ण चक्राकार दांतेदार चक्र होते हैं जिससे प्लेट को गोथने का काम लिया जाता है, मतलब उसमें छिद्र करने का काम लिया जाता है। लेकिन आला पुपे क्या होता है ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, आला पुपे जो है वो मेजोटिंट का जापानी नाम है, मेजोटिंट का जापानी नाम। अब कभी भी क्रम आए तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1624 ईस्वी का समय है और खोजकर्ता दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपको याद रखिएगा क्योंकि एक बार पेपर में पूछा जा सकता है, तो आगे भी आ सकता है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसके अलावा कौन कौन सी चीजें इसमें प्रयोग हुई वो भी देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो आपकी धातु की प्लेट आई, फिर आपके रॉकर भी आया इसमें और राउलेट भी आया, दोनों जो छिद्रों के काम आता है। और स्क्रैपर भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा आपका जैसे पेपर तो होगा ही, इंक भी होगी, वो तो हर चीज में आता है उसमें। नेक्स्ट आपका बर्निशर होता है, तो बर्निशर या घोटनी, उसी को घोटनी बोलते हैं, इससे रगड़ते हैं। ये आपका जो प्रोसेस था ये आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। मतलब आपका जो इंटेग्लियो के अंतर्गत जो रेखा उत्कीर्ण था यानी कि लाइन एनग्रेविंग प्रोसेस थे, मतलब जो अधिक श्रम वाली प्रक्रियाएं थी, ये प्रक्रिया भी आपकी अधिक श्रम वाली, क्योंकि डायरेक्ट आप हाथ से उससे धारदार औजारों से काम कर रहे हैं, तो वो भी अधिक श्रम वाली प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो आपका आएगा रेखा अम्लांकन। मतलब अम्लांकन कैसे करते हैं, अब हाथ की सहायता से आपने प्लेट खोद करके वहां पे काम कर लिया तो वो तो हो चुका है, वो आपको बिल्कुल क्लियर है कि एक एक चीज कैसे की जाएगी। लेकिन अम्लांकन की सहायता से उसको कैसे काटेंगे, तो प्रक्रिया जो है एक समय खाऊ प्रक्रिया, मतलब समय वहां पे अधिक लगेगा लेकिन श्रम अधिक नहीं है। यहाँ पे आपका अधिक श्रम वाली, क्योंकि आप डायरेक्ट हाथों से कर रहे हैं। वहां पे जो प्लेट काटेंगे वो एसिड की सहायता से काटेंगे, तो वहां पे जो रेखाएं होंगी थोड़ा सॉफ्ट कटेंगी, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है वो, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट की वीडियो में आपको रेखा अम्लांकन से संबंधित, तो रेखा अम्लांकन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। जैसे आपका विस्कोसिटी है, एक्वाटिंट है, शुगर ग्राउंड एक्वाटिंट है और आपका रेखा अम्लांकन, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे से आपकी जो भी वीडियोज अपलोड कर दी जाए वो आपको समय से मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस को क्रम वाइज ही उसको देखें और उसको पढ़ें और साथ में आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक भी पॉइंट आपका ग्राफिक कला से संबंधित छूट नहीं रहा, नेट के पेपर में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी कोई भी पेपर में आपका आ सकता है ये, इसलिए उसको ध्यान रखिए, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू।